नमस्कार दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह अधिकतर विद्वानों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन अब तक का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें सबसे अधिक व्यवस्थित इतिहास लिखने का जो प्रयास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहा है। उन्होंने जैसे कि अधिक से अधिक कवियों को अपने इतिहास में स्थान देने का प्रयास किया है। उसके बाद कालक्रम के अनुसार उसका उल्लेख है, काल विभाजन है, नामकरण है, वर्गीकरण किया है, परिस्थितियां, प्रवृत्ति आदि लेकिन विस्तार के साथ लेखन करने का प्रयास किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास लिखकर एक नए युग का प्रारंभ किया है। हमें इसको एक नया युग कहना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ। अर्थात 1929 के पूर्व हमने 4 प्रकार के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को देखा है, जिसके अंतर्गत गारसादिताशी, शिवसिंह सेंगर, उसके बाद क्रियर्सन और मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद, ये 4 ग्रंथ हो गए। और ये 5वां जो ग्रंथ है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इस परंपरा के अंतर्गत ये जो 5वां जो स्थान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास का, उसको अनेक विद्वानों ने प्रथम हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास माना है। यहीं से काल विभाजन और साहित्य इतिहास के नामकरण की सुदृढ़ परंपरा का आरंभ हुआ है। इस युग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जैसे कि जो परंपरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये 5वें इतिहासकार हैं। उसके बाद अनेक इतिहासकारों ने, लगभग 10-12 इतिहासकारों का उल्लेख हमें यहाँ करना है। अर्थात इस पर परीक्षा में प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन आरंभिक कालखंड के अंतर्गत ये जो इतिहास लिखे गए हैं, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इस प्रश्न पत्र को समझने के लिए सारी जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं ग्रंथों से हम अर्थात ये सारी जो जानकारी है उपलब्ध कर रहे हैं। चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो या उनके बाद के इतिहासकार हो, तो उनके इतिहास का आधार लेकर हमें ये सब कुछ तैयारी करनी है, तो उनको समझना यहाँ जरूरी है। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये 5वें महत्वपूर्ण और कुछ विद्वानों के अनुसार प्रथम व्यवस्थित इतिहास लिखने वाले इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं। उनके बाद इस प्रकार के हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की एक लंबी परंपरा हमें देखने को मिलती है। और इस परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जिन साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उन्होंने सभी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का आधार लिया है। तो इस दृष्टि से इस परंपरा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों का उल्लेख हम कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रमाशंकर शुक्ल रसाल, सूर्यकांत शास्त्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राजनाथ शर्मा जैसे विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास विषयक ग्रंथों का प्रणयन कर स्तुत्य योगदान दिया है। तो इस प्रकार जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद कई सारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है। जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा है कि हर कोई रचनाकार पहले रचनाकार से कुछ नया देने का प्रयास करता है, कुछ नया लिखने का, कुछ नया निर्माण करने का प्रयास करता है। तो इन समग्र विद्वानों ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण काम किया है, उनका जो कार्य है वह स्तुत्य रहा है, स्तुति करने योग्य रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल युग के इतिहास लेखन के अभाव का गहराई से अध्ययन करके हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि ग्रंथ लिखकर उस अभाव की पूर्ति की। काल विभाजन में विशेष परिवर्तन नहीं किया, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये जो 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, उन तीनों ग्रंथों की जब हम शैली को देखते हैं
तो शैली की दृष्टि से या शैली की समग्रता उनकी एक अलग प्रकार की विशेषता हमें देखने को मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हिंदी साहित्य के जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनमें से एक नाम है। उन्होंने तो 3 ग्रंथों की रचना की जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। उनके ये जो 3 ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये 3 ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अंतर्गत काल विभाजन में अर्थात उन्होंने कुछ विशेष परिवर्तन नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस प्रकार का काल विभाजन किया है वैसा ही काल विभाजन या उसको स्वीकार किया है या उसको मान्य कर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन कुछ हद तक जो नामकरण है, कालों का जो नामकरण है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास किया है। अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी जो शैली है लेखन करने की या व्यक्त करने की जो शैली है अर्थात वह विशेष रही है। वर्तमान युग में आचार्य द्विवेदी के अतिरिक्त साहित्य इतिहास लेखन में अन्य प्रयास भी हुए, परंतु इस दिशा में विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई। तो इस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद अनेक इतिहासकारों ने इतिहास लेखन करने का प्रयास किया है, परंतु इस प्रकार का इतिहास लिखने की जो दिशा है या उसका जो विकास है उसको अपेक्षित गति मिल नहीं पाई। आरंभिक कालखंड के अंतर्गत जितनी गति से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हुए उतनी गति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद हमें देखने को नहीं मिलती है। वैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर कृष्णलाल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तथा डॉक्टर शिव कुमार शर्मा की कृतियों के अतिरिक्त काशी नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास एवं डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक युग की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। तो इस प्रकार जैसे कि आरंभिक कालखंड के जो पाश्चात्य और भारतीय विद्वान है वो तो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद भी अनेक ऐसे विद्वान हैं जिन विद्वानों के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के जो इतिहास है अर्थात आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण देन रही है। उल्लेखनीय ऐसा जो कार्य है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विद्वानों ने किया जिनके नामों का उल्लेख आगे चलकर भी हमें करना है, जिसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो पहले एक व्यवस्थित इतिहास लेखन करने वाले इतिहासकार हैं, लेकिन उनके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर कृष्णलाल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तथा डॉक्टर शिव कुमार शर्मा की कृतियों के अतिरिक्त, जिसका मैंने इसके पहले भी उल्लेख किया था कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशित जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो 18 खंडों में लिखा है उसका भी उल्लेख इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार अंत में और एक महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर नगेंद्र का है, उनके संपादन में इस प्रकार के महत्वपूर्ण ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए हैं जो कि आधुनिक युग की उल्लेखनीय ऐसी उपलब्धि है। हर महेंद्र सिंह बेदी ने भी हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन की भूमिका लिखकर साहित्य के इतिहास और उसके प्रति दार्शनिक दृष्टि को नए ढंग से रेखांकित किया है। और एक महत्वपूर्ण विद्वान है हर महेंद्र सिंह बेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन की भूमिका लिखी है और एक नया प्रयास इनका रहा है और इस प्रकार एक नया दार्शनिक दृष्टिकोण अपने ग्रंथ के माध्यम से रखने का या देने का उन्होंने प्रयास किया है। हिंदी साहित्य के मुख्य इतिहासकार उनके ग्रंथ को क्रम के अनुसार उनके पहला ग्रंथ कौन सा है, दूसरा कौन सा है, उसके बाद का कौन सा है, तो इस क्रम में हमें एक 8-10
ग्रंथों का उल्लेख करना है, ग्रंथकारों का उल्लेख करना है, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो गारसादी ताशी का आता है। तो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का श्री गणेशा किया था, यानी कि एक विदेशी विद्वान है। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि हिंदी साहित्य का या भारतीय साहित्य का इतिहास एक पाश्चात्य फ्रेंच विद्वान लिखता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो गारसादी ताशी का पहला प्रयास रहा है, जो कि एक फ्रेंच भाषा के विद्वान है, और उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है इस्तिवार दिला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। हिंदी भाषा और उनके साहित्य के संदर्भ को इसके अंतर्गत देने का प्रयास किया है। अर्थात आरंभिक कालखंड के अंतर्गत गारसादी ताशी ने अपने इस फ्रेंच भाषा में लिखे हुए ग्रंथ में अंग्रेजी क्रमानुसार हिंदी और उर्दू के 70 कवियों को और कवित्रों का परिचय देने का प्रयास किया है। उनके इस ग्रंथ की 24 पृष्ठों की भूमिका रही है और उसमें हिंदी भाषा और उसके साहित्य के संदर्भ में उन्होंने लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम आरंभिक कालखंड में गारसादी ताशी द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का श्री गणेशा करने का काम गारसादी ताशी ने किया था। उसके बाद दूसरा जो ग्रंथ है या दूसरे जो हिंदी साहित्यकार है शिवसिंह सेंगर है, जो भारतीय विद्वान रहे हैं, और उन्होंने शिवसिंह सरोज नाम का ग्रंथ लिखा है। और उन्होंने क्या किया है, 1000 कवियों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया है। जब हम इन दो ग्रंथों की तुलना करते हैं, गारसादी ताशी और शिवसिंह सरोज की, तो उन्होंने केवल 70 कवियों का उल्लेख किया है, लेकिन इन्होंने 1000 कवियों का उल्लेख किया है। 1000 कवियों को उस ग्रंथ के अंतर्गत व्यक्त करने का प्रयास किया है, उसकी जानकारी देने का प्रयास किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का है, तो ये पाश्चात्य विद्वान है, अंग्रेजी विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन। ये भारतीय भाषा के विद्वान माने जाते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, और उन्होंने अंग्रेजी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इस प्रकार का अंग्रेजी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो इस ग्रंथ की विशेषता क्या है, तो इसमें महत्वपूर्ण ऐसी कौन सी बातें हैं, या इसके पूर्व के जो 2 ग्रंथ है गारसादी ताशी का और शिवसिंह सेंगर का, उससे भिन्न इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं। तो ये सबसे पहले तो अंग्रेजी के विद्वान हैं, अंग्रेजी विद्वान रहे हैं और भारतीय भाषाओं के विद्वान माने जाते हैं। यानी बंगाल से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी, बंगाली पत्रिका, जिसका नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है। तो उस पत्रिका के माध्यम से 1822 में जॉर्ज ग्रियर्सन का ये जो ग्रंथ है वो प्रकाशित हुआ था। उन्होंने क्या किया है, 952 कवियों का उल्लेख इसके अंतर्गत है, यानी कि शिवसिंह सरोज में 1000 कवियों का उल्लेख है, लेकिन इसके अंतर्गत उससे भी थोड़ी सी संख्या कम है, 952 कवियों का उल्लेख इसके अंतर्गत है। परंतु एक नया जो प्रयास है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सा किया है, काल विभाजन का किया है। ग्रियर्सन के पूर्व के जो 2 विद्वान हैं गारसादी ताशी और शिवसिंह सरोज, इसके अंतर्गत इस प्रकार का काल विभाजन दिखाई नहीं देता है, परंतु काल विभाजन का जो प्रयास है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया हुआ दिखाई देता है। कुछ लोग अर्थात इनके इतिहास को प्रथम इतिहास मानते हैं। उसके बाद चौथा जो नाम आता है वो मिश्र बंधुओं का है, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है मिश्र बंधु विनोद है। अर्थात ये जो 3 बंधु हैं, जिसका उल्लेख मैंने किया था कि 3 बंधुओं ने मिलकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसमें श्याम बिहारी मिश्र हैं, शुकदेव बिहारी मिश्र है, उसके बाद गणेश बिहारी मिश्र है। तो इन 3 बंधुओं ने मिलकर जो ग्रंथ लिखा है वह मिश्र बंधु विनोद है, और आरंभिक कालखंड का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो ये 4 भागों में प्रकाशित हो चुका है, अर्थात ये 4 खंडों में है। उसके बाद 2250 पृष्ठों में उसको प्रकाशित किया गया है, पृष्ठ संख्या 2250 है, और उसके बाद 5000 कवियों का उल्लेख करने का इसके अंतर्गत प्रयास हुआ है। अर्थात उसमें से अनेक अज्ञात कवि जो इसके पूर्व के साहित्यकारों ने प्रकाश में नहीं लाए थे, ऐसे अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने का एक महत्वपूर्ण जो कार्य है मिश्र बंधु विनोद के माध्यम से किया जाता है।
आदर्श इतिहास लिखने का जो प्रयास है वह मिश्र बंधुओं का रहा है। जैसे कि अब तक की जो परंपरा है उस परंपरा में एक आदर्श इतिहास लिखने का जो प्रयास है मिश्र बंधुओं ने किया है। मिश्र बंधुओं के संदर्भ में या उनके इस ग्रंथ के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कहना है या उन्होंने ये माना है, स्वीकार किया है, जैसे कि मिश्र बंधुओं के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और अपने इस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बाद आचार्य शुक्ल जी ये स्वीकार करते हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों का जो विवरण है वह विवरण उन्होंने कहाँ से लिया है? मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद से लिया है। और इस संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद पांचवा जो इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है नागरी प्रचारणी सभा काशी से 1929 में प्रकाशित हुआ है। जैसे कि 1900 ईस्वी सन में छपाई की सबसे बड़ी जो कंपनी थी वह नागरी प्रचारणी सभा जो वाराणसी में है, काशी में है, ये थी। और इस एक महत्वपूर्ण ऐसी जो प्रकाशन संस्था है उस संस्था से अर्थात नागरी प्रचारणी सभा काशी से 1929 में रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ है। तो इस इतिहास की विशेषता क्या है? तो उसमें काल विभाजन किया गया है। अर्थात 1000 ईस्वी सन से लेकर आज तक के यानी कि उन्होंने जिस समय इतिहास लिखा है तब तक का जो समय है उसको विभाजित किया गया है, कालखंडों में विभाजन किया गया है। 4 कालखंडों में उन्होंने विभाजन किया है। उसकी भी चर्चा आगे हमें करनी है। तो इस प्रकार काल विभाजन है। काल विभाजन के साथ साथ उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया है? तो उस कालखंड को नाम दिया है, नामकरण किया है। इतना ही नहीं तो उसके साथ साथ साहित्यिक परिस्थिति और प्रवृत्तियाँ आदि का व्यापक रूप से वर्णन किया है या चित्रण किया है। तो इस प्रकार ये अब तक के हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में बहुत ही उल्लेखनीय ऐसा कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहा है। जैसे कि इसके पहले भी मैंने कहा था कि रामचंद्र शुक्ल के बाद जिन विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किया है उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस ग्रंथ का या इतिहास का आधार लिया है। उसके बाद छठा नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका उल्लेख मैंने इसके पहले भी किया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें जो कमियां थी या उसके अंतर्गत जो अभाव थे उसको पूरा करने का प्रयास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इन 3 ग्रंथों के माध्यम से किया है। ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अलग अलग 3 प्रकार के ग्रंथ हैं। सबसे पहला हिंदी साहित्य की भूमिका है, दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल है और तीसरा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण जो काम है इस दृष्टि से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहा है। उसके बाद अगला जो नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। राम कुमार वर्मा हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं। हिंदी एकांकी के और जनक माने जाते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि है, प्रमुख एकांकीकार और एक महत्वपूर्ण आलोचक है। और उन्होंने हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास लिखा है तो उनके इस ग्रंथ को लेकर नागपुर विश्वविद्यालय ने उनको PhD की उपाधि प्रदान की थी। तो इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण जो कार्य है उनके ग्रंथ का नाम किस प्रकार का देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ है। उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से इस ग्रंथ को व्यक्त करने का प्रयास किया। उसके बाद का जो ग्रंथ है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है हिंदी साहित्य। उसके बाद का अगला जो नाम है डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उन्होंने सबसे पहला जो ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसके बाद इसी इतिहास को लेकर हिंदी वाङ्मय 20वीं शती और तीसरा एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है रीति काव्य की भूमिका। इस प्रकार 3 ग्रंथों को लिखकर नगेंद्र ने इस परंपरा को
आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। उसके बाद अगला जो नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी है। हिंदी साहित्य का संवेदना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस प्रकार का उनका ग्रंथ रहा है। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी साहित्य का अतीत, और एक महत्वपूर्ण जो नाम है वह नागरिक प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से, इस प्रकाशन संस्था के माध्यम से लिखा हुआ हिंदी साहित्य का या प्रकाशित किया एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है, जो 18 भागों में विभाजित है। और इस 18 भागों को, अर्थात इस ग्रंथ की विशेषता क्या है, तो सैद्धांतिक और वैज्ञानिक पद्धति से इसको लिखने का प्रयास किया है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का जो इतिहास, लेखकों के शताधिक नाम गिनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसका उल्लेख मैंने यहाँ किया है। जैसे कि इन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उस पर प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन हिंदी साहित्य को समझने के लिए ये सारी बातें यहाँ बताना है, उसकी चर्चा करना यहाँ आवश्यक था। इसीलिए मैंने यहाँ ये जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उस पर एक चर्चा, सविस्तर चर्चा करने का प्रयास मैंने किया है। संक्षिप्त क्यों न हो, लेकिन उसको समझने की दृष्टि से मैंने अपनी जो बातें हैं यहाँ रखी थी। इसके बाद अगली जो हमारी ताशिका होगी वह हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण की जो परंपरा है उसको लेकर होगी। हम यही रोकते हैं। धन्यवाद।